नमस्कार, मैं हूं नंदिनी मित्तल। आज हम अनलॉक 3 के बारे में बातचीत करेंगे और हमारे साथ मौजूद रहेंगे चंबा के उपायुक्त विवेक भाटिया जी। भाटिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर हम चंबा की बात करें तो केवल 39 केसेस अब एक्टिव वहां पर रह गए हैं। मैम, इसमें ऐसा है कि 39 केसेस तो अगर हम कहें तो हमारा नॉर्मल हमारी जो एवरेज रही है वो 10 से 12 की एवरेज रही है। और ये धीरे धीरे पिछले कुछ 4 या 5 दिनों में, या आप कहेंगे एक हफ्ता, 10 दिन रख लीजिए, ये 10 दिन में जो है हमारे केसेस जो बढ़े हैं और धीरे धीरे जैसे 2-2, 4-4 केसेस डेली के आने शुरू हुए हैं। और मैक्सिमम ये वो लोग हैं जो बाहर से जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है। तो अभी जो है हमारे केसेस थोड़े से बड़े हैं, बट अभी तक हम फॉर्चुनेट हैं कि हमारे जो केसेस हैं वो उस अनुपात में नहीं बढ़े हैं जितना कि हम डरे हुए थे। और अभी हमारे 3-3, 4-4 केसेस जो आ रहे हैं वो भी हमारे 150 सैंपल, 250 सैंपल, इनमें से 3 या 4 पॉजिटिव्स आ रहे हैं। तो अभी तक स्थिति जो है वो हमारी थोड़ी सी कंट्रोल में है और अभी तक हम थोड़ा तैयारियां अपनी कर रहे हैं और इस वजह से अभी हम किसी पैनिक की स्थिति में चंबा में फॉर्चुनेटली नहीं आए। भाटिया जी, अगर हम बात करें तो सभी के लिए ये नया अनुभव था कोरोना का देश में आना और उसके बाद प्रदेश में केसेस का बनना। तो क्या अनुभव आपका रहा, खास करके हम अब अनलॉक 3 में हैं। अनलॉक 1 हुआ, अनलॉक 2 हुआ, एक बड़ी चुनौती थी कि अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पे लाया जाए और विकास के कार्यों को शुरू किया जाए। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि किस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं ताकि अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाया जा सके। आपने मैम सबसे पहले जो बात की वो की आपने रिगार्डिंग द न्यू नेचर, द नोवेल्टी ऑफ दिस होल सिचुएशन। ये वायरस भी आपका नया था, इसलिए सारी की सारी सिचुएशन भी हमारी नई थी। और क्योंकि हमारी सिचुएशन नई थी तो हमारे पास कोई भी ना इसका कोई डॉक्यूमेंट था ना कुछ था। ये तो हमारे जो निजी अनुभव डेली बेसिस पे हो रहे थे, ये सब बेसिकली एक तरह से एक हम पढ़ लिख कर जो भी चीज़ें दुनिया में हो रही हैं, जो हमारे अनुभव हो रहे हैं, और एक हमारी जो कॉमन सेंस है, इसके अलावा जो सरकार के निर्देश हैं, इन सब का एक मिला विला के जो एक ओवरऑल एक सिचुएशन बन रही थी, उसके बेसिस पे हम बेसिकली रोज़ एक गैम्बल खेल रहे थे। ये डे टू डे सिचुएशन बन रही थी और उसके बेसिस पे ये एक ऐसी सिचुएशन थी जो शायद कभी भी आई नहीं थी और हमने इसको एज ए चुनौती लिया, एज अ चैलेंज, एज अ वेरी पॉजिटिव चैलेंज। और हमने अपने आप को फॉर्चुनेट समझा कि ये जो एक सदी में एक बार होने वाली घटना है, हम उसके चश्मदीद गवाह हैं और हम ग्राउंड लेवल पर हैं और हम अपने आप को फाइट कर रहे हैं। मतलब वी आर नॉट सिटिंग आइडली या अपने आप को डर रहे हैं। हमें भगवान ने और सरकार ने मौका दिया है कि हम इसमें फ्रंट पे रह के जो है इसमें वॉर में अपने आप को सम्मिलित कर पा रहे हैं। तो हमने इसको पॉजिटिव लेके इसका डेली डे टू डे बेसिस पे जो है इसकी हमने सारी जो हमारी फायर फाइटिंग भी इसको कह सकते हैं वो हमने की है। और इसमें जो हमारे सरकार के लेवल पे हमारे निर्देश जो हैं, दिशा निर्देश हैं, डेली बेसिस पे जो है वो आते रहे हैं। हमारे सीएम साहब हैं वो डेली हमारी वीसी लेते थे और चीफ सेक्रेटरी सर हैं, हमारे आरडी धीमान सर हैं, एसीएस हेल्थ जो हैं, डेली बेसिस पे हमारी रिपोर्टिंग भी होती थी और हमें अगर कहीं भी फंसते थे हम तो हमें गाइडलाइंस भी मिलती थी। और अगर कोई ज़िला अच्छा कर रहा है, ना सिर्फ हिमाचल में बल्कि बाहर के ज़िलों में भी कोई अच्छा कर रहा है, तो हम उसको देख देख के सीखते थे। ये एक सिचुएशन जो है वो हमारे लिए नई थी। अब क्योंकि जो हमारा लॉकडाउन वाला फेज़ था वो जब पूरा हो गया है, उसमें कई चीज़ें चंबा में जो हमने की वो अपने आप में ऐसी थी जो हमने अपने लेवल पे रिस्क लिए, बहुत बड़े बड़े रिस्क भी लिए। जब आपको कोई चीज़ करनी होती है, मतलब उसमें जब डिसीज़न लेना होता है, तो उसमें आप अगर रिस्क के बारे में सोचेंगे तो रिस्क तो हर चीज़ में रहता है। तो हमने रिस्क लिए और भगवान की दया से हम 1 या 2 जगह चूक भी हुई और उससे बच भी गए। हाँ भाटिया जी, मैं आपको यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी, ये आप लोग बहुत बधाई के पात्र हैं जिस तरह से कांगड़ा में युवा उपायुक्त हैं, उसी तरह से मंडी में, हमीरपुर की हम बात करें और उसके बाद चंबा की बात करें, यहाँ पर जो चारों उपायुक्त हैं वो बहुत युवा हैं, इसलिए उनकी ज़ील भी नज़र आती है और जिस तरह से उन्होंने इस सिचुएशन को हैंडल किया वो उसके लिए आप सब जो हैं बधाई के पात्र भी हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, रिस्क लेने की आवश्यकता होती है। मैं चाहूँगी आगे बताएंगे। जी, और जो रिस्क लेने के बाद कई बार ऐसा होता है कि कई लोग बोलते हैं जी चंबा में बहुत केस आ गए,
हमने कई तरह की परिस्थितियां देखी, तो हम उसमें इसको हमने पॉजिटिवली लिया कि अगर केसेस आ रहे हैं तो ये खुशी की बात है कि हम उसको डिटेक्ट कर पा रहे हैं। और कई तरह की आलोचनाएं शुरू में लोग करना शुरू कर देते हैं, कुछ वो स्वयंभू हमारे मीडिया पर्सन्स होते हैं वो इस चीज़ के ऊपर आना शुरू कर देते हैं। बट हमारा बड़ा बड़ा क्लियर स्टैंड है, हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर है कि अगर केसेस आ रहे हैं तो वो खुशी की बात है, क्योंकि हम उनको डिटेक्ट कर पा रहे हैं। जब आप बीमारी का पता ही नहीं लगाएंगे तो आप बीमारी का उपचार कैसे करेंगे? बिल्कुल अनुभव भी देता है, बिल्कुल इससे अनुभव भी बढ़ता है। बिल्कुल फिर जब हमारा अनलॉक वाला फेज आया है, अब जो है अब सभी को समझ आना शुरू हो गया और हमें भी इसका समझ आ रहा है कि अब आप बहुत दिन तक जो है दुनिया को बंद नहीं रख सकते हैं। तो अब जब बात आ रही है अनलॉक करने की, तो हमने इसके ऊपर अब जो है हमारी आगे की कार्रवाई जो चल रही है। पर अब ये इतना बड़ा पहाड़ है, इसको चढ़ना बहुत मुश्किल है। अब हमें समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से इसको शुरू करें। बट अब जैसे जैसे हम धीरे धीरे इसमें लग रहे हैं, अब अनलॉक के फेज़ में हमारा एक तो आत्मनिर्भर अभियान के अंतर्गत जो हमें सारी गाइडलाइंस आ रही हैं, जो इसमें पैकेजेस आ रहे हैं, अब उसके ऊपर हम लगे हैं। और दूसरा हमारे जैसे मुख्यमंत्री महोदय बार बार इसकी कर रहे हैं, स्ट्रेस कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे कर रहे हैं, उसके ऊपर हमारी वीसीज हो रही हैं। तो हमारी जो स्वावलंबन स्कीम है या प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम है, अब उसके ऊपर हमारा जो है सारा दारोमदार है, या स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम है, और एक आपकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम है। अब जो सवाल है इसके ऊपर सबसे पहले हमने आज से 10 दिन के पहले आसपास एक वेबिनार किया था, जिसमें हमने घर घर तक उसको रिले भी किया था। और उसमें हमारी ACS इंडस्ट्रीज़ हमारे राम सुभाग सर जो हैं, वो उसमें उन्होंने स्पेशली 1 घंटे का हमारा लाइव सेशन लिया था। उन्होंने हर चीज़ के बारे में, हर पहलू के बारे में बताया था कि किस तरह से सरकार जो है, सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है और किस तरह से हमें इसको मैन्यूवर करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा मोल्ड करना पड़ेगा कि हर आदमी जो है अपनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाए। अब सरकारी नौकरियों की तरफ ठीक है, हर कोई जाता है, उसमें लोग कंपटीशन भी करते हैं। बट सवाल ये है कि अब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो हाउस होल्ड लेवल पे मैं कहता हूँ ये करनी पड़ेगी। तो उसके ऊपर हमारा जो अब स्टांस है आगे वाला, वो उस पर है। तो इस वेबिनार के चलते हमने इसमें लोगों से आइडियाज़ मांगे। अब वो आइडियाज़ जो हमारे पास आए हमने शॉर्ट लिस्ट किए, और शॉर्ट लिस्ट करने के बाद अब उनको हम स्कीम बाई स्कीम जो है इसमें चल रहे हैं आगे। पर ये जो काम है ये धीरे धीरे करने वाला है और इसमें लगेगा टाइम। भाटिया जी, जानना चाहूँगी, आपने कहा कि बहुत सारे लोगों के सुझाव आए, उनमें से कोई सुझाव आप हमारे साथ साझा करना चाहें? हमें बहुत से सुझाव आए। देखिए, चंबा में एक तो आपका सबसे पहला जो सुझाव आपका आया वो आया टूरिज़्म का। टूरिज़्म में आपका विलेज टूरिज़्म है, एडवेंचर टूरिज़्म है, इको टूरिज़्म है, और एक वो टूरिज़्म है जिसमें बड़े बड़े आप होटल बनाते हैं और एक वीकेंड डेस्टिनेशन की बात करते हैं। बट एक इको फ्रेंडली टूरिज़्म की बात जो है वो हमारे ध्यान में सबसे ज़्यादा लोगों ने कही है। और क्योंकि टूरिज़्म जो है इसके साथ बहुत सारी अलाइड एक्टिविटीज़ जुड़ी हुई हैं। आपका एडवेंचर स्पोर्ट्स है, आपकी फूड इंडस्ट्री है, आपकी रोड साइड ईटरीज़ हैं, या आपकी और ईटरीज़ हैं। तो इसके ऊपर अब जो है हम एक तो लगे हैं। इसमें होम स्टे स्कीम आपके बीच में आती है। हमारे DTDO साहब हैं विजय जी, वो काफ़ी ज़ोर शोर से इसमें लगे हुए हैं और हम भी इसमें लगे हैं। पर क्योंकि ये मैंने जैसा आपको बताया, ये एकदम से इसके रिजल्ट्स नहीं आएंगे। इसके रिजल्ट्स आएंगे आपके धीरे धीरे। हो सकता है 1 साल में, हो सकता है 1.5 साल में इसके रिजल्ट्स आने शुरू हों। अब इसमें हम थोड़ा सा युवाओं को कर रहे हैं। अब कई लोग जो हैं उसमें बोलते हैं कि हमने कहाँ से कुछ करना है, उनको पता नहीं है कि रास्ता क्या है। तो उस रास्ते के लिए भी हमने एक लाइव सेशन हमने किया था टूरिज़्म से रिलेटेड। यहाँ के चंबा के जो आपके ट्रेडिशनल आर्ट्स हैं, क्राफ्ट्स हैं, आपके यहाँ के हैंडीक्राफ्ट जो हैं ट्रेडिशनल, आपके यहाँ के लोकल फूड्स हैं, आपके राजमा हैं, आपकी गुच्छी है, फूड प्रोसेसिंग है, मिल्क प्रोसेसिंग है। अब इन चीज़ों के ऊपर जो है हम फोकस कर रहे हैं ताकि लोगों को बताएं कि एक आपका हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर के ऊपर काफ़ी वो है। एक आपका जो वाटर है यहाँ का, बड़ा शुद्ध वाटर यहाँ पे चंबा में मिलता है, तो उसमें वाटर एज अ पैकेज्ड प्रोडक्ट, इस तरह के बहुत सारे आइडियाज़ उसमें है। चंबा रुमाल है, चंबा चप्पल है। अब वो सारी चीज़ों को हमने कैसे एक कड़ी में पिरोना है। इस टाइम जो है सारा का सारा आपका इनफॉर्मल सेक्टर में चल रहा है। अब उनके लिए जो है आपका GMDIC के थ्रू हम एक टोल फ्री नंबर जो है अप्लाई किया, वो शायद आज या कल में आ गया होगा। एक तो आपको वो करना है कि कोई भी आदमी अगर कुछ करना चाह रहा है, अब आइडिया है, आइडिया किसी के भी दिमाग में आ सकता है, उस आइडिया को कैसे उनको हैंड होल्ड करना है कि उनको प्रोजेक्ट बने, उनको स्वावलंबन में कैसे उनको सब्सिडी मिले, उनको सरकार की तरफ से कैसे हेल्प हो, उसके लिए जो है हम लोगों को हैंड होल्ड करने के लिए उनको प्रयासरत है। अब वो हमारा आगे का काम है।
भाटिया जी, आपसे जानना चाहूंगी, एक्टिव केस फाइंडिंग में हिमाचल प्रदेश की बहुत प्रशंसा हुई है। चंबा जो है वो बहुत कहा जाए तो वहाँ पर बहुत ही दूर दराज के क्षेत्र हैं जहाँ पर पहुँचना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आपने चंबा में कैसे एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान को सफल बनाया? चंबा में अगर आप देखें तो ये सेकंड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया है हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ की डेंसिटी जो है, द पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ वन ऑफ द लीस्ट। यहाँ सबसे ज़्यादा स्केर्स पॉपुलेशन है, शायद लाहौल स्पीति के बाद चंबा ही है। आई एम नॉट श्योर, बट मोस्ट प्रोबेबली चंबा ही है। अब यहाँ पे एक्टिव केस फाइंडिंग करने के लिए हमें एक्टिव होना पड़ना था, सबसे पहली बात तो ये है। इसके लिए जो हमारी टीम्स हैं, इसमें देखिए हमारे डॉक्टर साहब हैं राजेश गुलेरी जी, इन्होंने बहुत एक्टिव रोल प्ले किया, और साथ में इनके BMOs की जो टीम है, ऑल यंग बॉयज़ एंड ऑल यंग हमारे डॉक्टर्स जो हैं, इन्होंने बड़ा एक्टिव रोल किया। इसके अलावा हमारे आशा वर्कर्स, हेल्थ सुपरवाइजर्स, हेल्थ टीम, ये घर घर तक गए। और ऐसा नहीं है, ये अभी भी जो हमारी होम क्वारंटीन की हमारी सिस्टम चला हुआ है, हमने इसमें कहा था चंबा में हमने कहा था हम इसको 5 पैरेलल चैनल से होम क्वारंटीन को इंश्योर करेंगे। उसको हमने नाम दिया पंच अस्त्र, कि हमारा पटवारी भी देखेगा पंचायत, हाँ जी, पंच अस्त्र कि 5 अस्त्र जो हैं, अलग अलग अस्त्र चलेंगे। एक हमारा रूरल डेवलपमेंट का अस्त्र है, जिसमें पंचायत सेक्रेटरी जो है नोडल है, वो होम क्वारंटीन को इंश्योर करना उसका काम है। दूसरा आपका अस्त्र है हमारा पटवारी। तीसरा है हमारा हेल्थ वर्कर, हमारा जो है वो तीसरा वो है हेल्थ का। चौथा हमारा ये आपके एक पुलिस है, और पांचवा जो है हमारा वो वॉलंटियर जो सेक्टर है, हमारा वॉलंटरी सेक्टर, जिसमें हमारे लंबरदार और ये सब आते हैं। तो ये 5 अस्त्रों के साथ हमने ये कहा था कि विलेज में कोई भी किसी भी तरह की अगर क्वारंटीन वायलेशन हो रही है तो हमें बताएं। तो इसका मैं अपने लेवल पे फीडबैक भी लेता रहता हूँ। मेरे कई दोस्त हैं, मैं डलहौजी में पढ़ा हूँ, तो मैं उनसे पूछता हूँ, जब वो घर आते हैं पास लेके, मैं पूछता हूँ कि कोई मिलने आया, तो बोलते हैं नहीं, हमारी रोज़ हाजिरी लग रही है। तो अब कई जगह दिक्कत भी आती है, कई जगह लोग, अब एक हमारे हेल्थ वर्कर है, उनका बेटा ही वो शादी में चला गया और बाद में पॉजिटिव आ गया। अब कई तरह की चीज़ें होती हैं, बट ये लैप्सेस होना स्वाभाविक है, और आप जितना भी कोशिश करें थोड़े बहुत लैप्सेस हो ही जाते हैं, बट हम लैप्सेस की तरफ ना देके हमारी कोशिश ये है कि हम अपनी तरफ से बेस्ट करें। दूसरी चीज़ अगर आपको देखेंगे तो हमने पूरा का पूरा इसमें बॉर्डर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू हमने जो किया है, आपको पता होगा कि सियाणु हमने एक बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम स्पेशली डिज़ाइन करवाया चंबा के लिए। उसमें कोई भी आदमी जब बॉर्डर से एंटर कर रहा है, उस टाइम उसकी एंट्री हो रही है, एट द सेम टाइम वो वहाँ के पंचायत सेक्रेटरी के मोबाइल में दैट इज़ बीइंग रिफ्लेक्टेड। तो उसके बेसिस पे पंचायत सेक्रेटरी को पहले से पता है कि फलां जगह से फलां आदमी जो है हमारे पास आ रहा है, और वो 1-2 घंटे में जब को पहुंच रहा है तब को जाके उसके घर में देख रहे हैं कि उसके होम क्वारंटीन की क्या सुविधा है, ये है सब है। अब एक्टिव केस फाइंडिंग में भी हमारा ये जो पॉपुलेशन स्कैरसिटी है, अभी भी वही दिक्कत आ रही है होम क्वारंटीनिंग में भी, और पॉपुलेशन उसमें एक्टिव केस फाइंडिंग में भी दिक्कत आई थी। बट अब हमारे जो सारे हेल्थ वर्कर्स हैं, उनकी दाद देनी पड़ेगी कि जब सारे लोग हमारे डरे हुए थे, सहमे हुए थे, कोई किसी से नहीं मिल रहा था, उन्होंने हिम्मत की और वो घर घर गए। कई लोगों को सैनिटाइज़र की दिक्कत आई कि हमारे पास सैनिटाइज़र नहीं है, तो उनको जो भी दिक्कत आ रही थी हमने कोशिश की कि उनकी सारी समस्याएं दूर हों, बट ठीक है, कमियां रह जाती हैं। भाटिया जी, आपसे जानना चाहूँगी कि आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब सब अंदर थे तो कुछ सरकारी अधिकारी, उनकी टीम जो थी वो पूरे जनता की सुरक्षा में लगी हुई थी, उनको समझा रही थी कि किस तरह से इस कोरोना वायरस से लड़ना है और अपने आप को सुरक्षित रखना है। मेरी अगली आपसे सवाल है, आपने आत्मनिर्भर भारत की बात कही। केंद्र सरकार चाहती है कि अब जबकि ये पता चल गया है कि कोरोना वायरस के साथ ही ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है और अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पे लाना है, तो आत्मनिर्भर भारत के संबंध में आपने क्या तैयारियां की हैं? देखिए, इसमें सबसे पहली तैयारी तो हमारी सबसे पहले जो आपकी वेज सिक्योरिटी है, आपकी इनकम सिक्योरिटी है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अब क्योंकि यहाँ ठीक है, आपके सरकारी कर्मचारी बहुत हैं, तनख्वाह मिल रही है, वो एक अलग चीज़ है, बट इसमें मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो हैंड टू माउथ हैं, जिनको डेली जो है अपने इनकम लेनी है और उसके बाद उसके बेसिस पे अपनी फैमिली चलानी है। तो लॉकडाउन जो है, लॉकडाउन कैन नॉट गो फॉर एवर। वो लोग तो भूखे मर जाएंगे, वो कोरोना से मरे ना मरे, उनको सिम्टम्स आए ना आए, बट बिना पैसे के तो कैसे जी पाएंगे वो, और खाना कहाँ से खाएंगे। ठीक है, उनका राशन जो है उनके पास पहुँच रहा है घर में, पर और कई बुनियादी समस्याएँ आती हैं। तो प्रैक्टिकल वे में हम सबसे पहले तो हमने ये किया है कि जो यहाँ के लोकल मार्केट्स हैं उनको हमने थोड़ी सी ढील दी हुई है। जब आपके बाकी जगह पे 7 घंटे खुल रही थी, तो हमने यहाँ पे 8 घंटे दुकानें खोलने की बात कही।
ठीक है, रिस्ट्रिक्शन हमने मूवमेंट में की थी, बट हमने रिस्ट्रिक्शन भी थोड़ी सी हटा दी है बाज़ारों से। मनरेगा में हम जो है इस टाइम शायद टॉप में ही हैं। जो मनरेगा में हमारे जितने काम चले हैं वो पूरे स्टेट में वन ऑफ द टॉप हैं। अब पता नहीं फर्स्ट सेकंड टाइप ही है हम भी। तो मनरेगा में हम मस्ट्रॉल जो हम पूरे खुले उससे दे रहे हैं, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग की हमने सारी वो निकाली। जब हार्वेस्टिंग की बात आई या कृषि करने की बात आई, उसके हमने स्पेशली नॉर्म्स निकाली, उसका स्पेशली एक SOP निकाल के हमने सभी लोगों में सर्कुलेट किया कि किस तरह से करें, और वो हिंदी में भी बनाया, इंग्लिश में भी बनाया। फिर आपका जो ये मैंने आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला बता दिया। हॉर्टिकल्चर के हम अभी जो है सारी जगह कैश क्रॉप से रिलेटेड अभी शिविर लगा रहे हैं। 3-4 शिविर तो मैं खुद लगा चुका हूँ जाके, तो लोगों को जानकारी दे रहे हैं। अब उनको सीड्स चाहिए, क्या चाहिए, उसके बारे में हम लगे हैं। बट फिर मैंने वही बात कह रहा हूँ कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इस चीज़ को ये काल चक्र जो है इस रथ को घुमाने में वापस घुमाने में टाइम तो थोड़ा सा लगेगा। अब वो U शेप में घूमता है, L शेप में घूमता है, V में घूमता है, ये आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल। अगर हम बात करें कोरोना महामारी के दौरान अगर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ तो वो शिक्षा के क्षेत्र को हुआ है। जब बच्चे जो थे घर पे थे, बाहर नहीं निकल सकते थे, ऐसे में उनको पढ़वाना, उनके लिए पढ़ाई जारी रखना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। चंबा ने इसको किस तरह से लिया? इसमें मेरा हमेशा से स्टांस ये रहता है कि कोरोना वायरस की वजह से आपके जो स्कूल्स हैं वो बंद हो सकते हैं, बट जो उनकी शिक्षा है बच्चों की, वो कई बार स्कूल में रहने से भी जो है सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। एक तो सबसे पहला जो इसमें रोल है वो आपके टीचर्स का है। अगर वहाँ के टीचर्स में अगर थोड़ी सी ज़ील है, अब सभी एक ब्रश में पेंट करना जो है अच्छी बात नहीं है, बट अगर टीचर अगर अच्छे से पढ़ा रहे हैं तो उनको स्कूल की बिल्डिंग की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे कुछ टीचर्स हैं यहाँ पे, एक बायो के टीचर हैं उदयपुर से। अब मैं उनको देख रहा हूँ, उन्होंने अपने घर में स्टूडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। वो दीपक जी हैं, शायद दीपक जी, ये हमारे उदयपुर से। अब इतने एंथुजियास्टिक है, मैं उनका एक दिन वीडियो देख के बड़ा भाव विभोर हो गया। और हमारे कुछ टीचर्स ऐसे हैं, एक आपके कंप्यूटर के हैं वहीं से इमरान है, इस तरह के कई टीचर्स हैं, वो सबके नाम मुझे याद नहीं आ रहे हैं। हमारे यहाँ पे पूरा एक यहाँ पे टास्क फोर्स बनी हुई है जो हमारे सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स हैं। और वो परीक्षा मित्र के नाम से हमारा एक फेसबुक पेज भी चल रहा था। पिछले बोर्ड के एग्जामिनेशंस में वहाँ से सभी को हमने पूरी कोशिश की है कि यहाँ से मटेरियल मिले। कई जगह पे अब इंटरनेट नहीं है तो ठीक है, शिक्षा विभाग की तरफ से यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स ये वो बड़ा कुछ हो रहा है, बट कई जगह हमारे यहाँ पे स्कूल्स में इंटरनेट ही नहीं है। तो हमने ये कहा है कि हमारे जितने भी स्कूल्स हैं वो सबके लिए एक्सेस फ्री है। अगर कोई भी बच्चा मान लीजिए वहाँ पे उसके स्कूल में इंटरनेट नहीं है तो बगल वाले स्कूल में जाके अपना इंटरनेट एक्सेस कर ले। अगर कोई चंबा के आसपास का है तो चंबा में हमारी लैब है, हमने कहा है कि वहाँ पे आप इंटरनेट एक्सेस करिए। अब हमारा जो काम इसमें ये है कि हम सारे के सारे जो वीडियो सीरीज़ हैं, जो आपके लेक्चर्स हैं, उनको यहाँ पे लाइव रिकॉर्डिंग करके एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से या पेन ड्राइव के माध्यम से हम बच्चों तक पहुँचाएँ। पर बात ये है कि शिक्षा जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके बिल्डिंग की मोहताज नहीं है। अगर बच्चे चाहें तो ऑनलाइन भी घर में पढ़ सकते हैं। जहाँ पे दिक्कत आ रही है वहाँ पे हम ऑल्टरनेट मेथड से उनको पढ़ा सकते हैं। हम नोट्स छाप के भी उनके घर तक पहुँचा सकते हैं। मैं जब यहाँ DPS में पढ़ता था डलहौजी में, तो मुझे याद है छुट्टियाँ जब होती थी, 9th की छुट्टियाँ जब हुई तो हमें 10th की बुक्स जो है पहले दे दी गई, और उसमें हमें 4 चैप्टर्स जो है पढ़ने के लिए दे दिए, और उसमें पूरा हमें असाइनमेंट दिया गया कि आप इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस बना के नोटबुक में लाएंगे। और मैं आपको बताऊं कि 10th की जो 3-4 चैप्टर्स हैं वो हम स्कूल ज्वाइन करने से पहले ही पढ़ चुके थे। तो इसी तरह से हम कह रहे हैं कि बच्चों को असाइनमेंट्स जो हैं वो देना बड़ा ज़रूरी है। तो इस तरह की चीज़ों में हम लगे हैं। अब कोशिश ये करते हैं कि बच्चों को कैसे इन्वॉल्व रखें। बिल्कुल, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत भी जो ऑनलाइन पढ़ाई पर बहुत बल दिया गया है और बाकायदा उसके बारे में घोषणा भी की गई है, और अच्छी बात है क्योंकि चंबा एक बहुत विस्तृत, मतलब बहुत विशाल ज़िला जिसे कहा जा सकता है। बहुत सारी समस्याएं हैं, गरीबी बहुत ज़्यादा है, गुज्जर जो कम्युनिटी एक जगह से दूसरी जगह घूमती है वो भी ज़्यादा है। मैं यही अगला प्रश्न मेरा आपसे यही रहेगा कि जो गुज्जर कम्युनिटी थी उसको वह कोरोना से सुरक्षित रहे और उसको कोई समस्या ना आए, इसके लिए आपने क्या प्रबंध किया? देखिए, जो सुरक्षा का इसमें जो था वो ज़्यादा दारोमदार हमारे हाथ में नहीं था, क्योंकि ये बाहर से आ रहे थे। हमारे हाथ में जो था वो था इनको सेफ पैसेज देना, और इनको कोशिश ये करना कि अगर कोरोना संक्रमित कोई है तो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन से इंटरमिंगल ना हो। इसके सारे व्यापक प्रबंध जो हमने किए। आपके ना सिर्फ गुज्जर जो पंजाब वाली बेल्ट से आए, बट हमारे जैसे जो
भेड़ पालक हैं, हमारे जो गद्दी समुदाय के हमारे सभी जो हमारे भेड़ों के साथ जो हमारे सभी भाई आए, उनके परिवार आए, तो उनके लिए सबसे पहले हमने ये सुनिश्चित किया कि उनका बेसिकली मेडिकल स्क्रीनिंग जो है उनकी भी और उनकी भेड़ों की भी, उनकी भैंसों की भी वहाँ पे बॉर्डर पे हो। और उसके बाद जो है जैसे जैसे उनके जो अपने रूट्स होते हैं उसमें वो चलते हैं और वहाँ से अपने रास्ते से वो आगे निकल जाते हैं। तो इसमें ज़्यादा ये नहीं है कि उनका इंटरमिंगल होने का भी जो कोई भी ऐसा मामला है हमारे ध्यान में आया नहीं। हाँ, एक दो का बीच में आया था जिनकी कुछ अफवाहें उड़ी थी, तो हमने कोशिश ये की कि उनका एक तो अवेयरनेस के ऊपर हमने बड़ा ध्यान दिया। जब वहाँ आए तो हमने उनको समझाया कि आपको किस किस तरह से जाना है और किस किस तरह से अपने आप को बचाना है। तो अभी तक भगवान की दया से कोई भी इस तरह का मामला जो है वो चिंतनीय जो मामला है, चिंताजनक मामला जो आया नहीं। जी, गुज्जर जो कम्युनिटी थी उसके सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी और ग्रामीण इलाकों में भी बहुत बड़ी समस्या थी कि जो वहाँ से दूध उत्पादन होता है या वहाँ के प्रोडक्ट्स जो थे वो मार्केट में नहीं आ पा रहे थे। अभी भी ये समस्या है कि किस तरह से, क्योंकि अभी कहा जाए तो पूरा देश खुला नहीं है, व्यापार अभी भी कहीं ना कहीं समस्याएं आ रही है, मार्केट तक सामान को कैसे पहुंचाया जाए, बहुत बड़ा चैलेंज है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि अब सेब का सीज़न शुरू हो जाएगा, बहुत सारे फल मार्केट में पहुंचने के लिए उसकी समस्या पैदा हो जाएगी। तो किस तरह से आप कोशिश कर रहे हैं कि जो भी किसान का उत्पाद है वो मार्केट तक पहुंचे? इसमें हमारा जो मैक्सिमम चीज़ें हैं वो कवर्ड है। वो कवर्ड ऐसे हैं कि हमें भारत सरकार की जो गाइडलाइंस हैं उसमें फ्री मूवमेंट ऑफ एसेंशियल आइटम्स जो है दैट इज़ परमिटेड। बस इसमें ये कि फैसिलिटेशन की बात है और अब हमारे जो लोग हैं वो खुद इसमें काफ़ी उनकी आईसी हो गई है एंड देर सेंसिबली देर अवेयर, वो अवेयर हैं इसके बारे में कि हमें किस तरह से अपने आप को बचाना है, किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। जो मज़दूर बाहर से आ नहीं रहे हैं, तो बेसिकली जैसे आज आपके 3 पॉजिटिव केसेस हैं वो बाहर से लोग आए हुए हैं, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री उड़ीसा एंड एक की बंगाल है, एक की बिहार है। तो आए हैं पर फिर भी वो क्वारंटीन में थे और ज़्यादा किसी से इंटरमिंगल हुए नहीं थे। जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो भी सेंसिटाइज्ड हैं, यहाँ के लोग हैं वो भी सेंसिटाइज्ड हैं। और जो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो तो चलानी पड़ेगी। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आदमी कोरोना से उसको कुछ हो ना हो, पर बिना खाने के और बिना पैसे के जो है निश्चित तौर पे उसके जो है वो नुकसान पहुंचेगा। तो अब इस तरफ से हमें इस डायरेक्शन में काम करने की ज़रूरत है। भाटिया जी, मैं चाहूँगी, एक बहुत लंबा अनुभव था 4 महीने का, जब एक तरफ कोरोना महामारी का डर था, कोरोना वायरस का डर था, वहीं पर कोरोना के साथ जीना भी ज़रूरी था। बहुत सारे अनुभव एज उपायुक्त आपके रहे होंगे चंबा ज़िले में, जब आप जा रहे थे लोग परेशान थे, पुलिस और जनता के बीच भी कई बार हमने देखा कि झड़प हो जाती थी। वो कहते थे कि आप अंदर रहिए, वो कहते थे वो बाहर रहें। पुलिस ये चाहती थी कि भाई लोग जो हैं सुरक्षित रहें, लेकिन जनता को ये समझ नहीं आ रही थी कि ये इतना ज़्यादा सख्ती क्यों है। कुछ आप अनुभव, अच्छे और ख़राब अनुभव हमारे साथ अगर साझा करना चाहें तो। हमारे यहाँ अगर किसी को डिसिप्लिन होने के लिए बोला जाता है या किसी को बोला जाता है कि आप अनुशासन में रहिए, तो उसको ऑफेंसिव माना जाता है। अब आप जैसे स्वीडन में आप देखिए कि स्वीडन में वहाँ पे किसी तरह के लॉकडाउन नहीं हुए, केसेस बढ़े जो भी हुआ, पर लोग अपने आप मास्क पहन के घूमते थे। वो किसी को दिखाने के लिए मास्क नहीं पहनते या फाइन से बचने के लिए मास्क नहीं पहनते थे। तो हम उन देशों का अनुकरण करते हैं, उन देशों की नकल हम करते हैं, बट उनके पीछे की जो थॉट है, उनकी जो फिलॉसफी है, उसको समझने की कोशिश नहीं करते। इसी के लिए मैं बार बार सभी से पूछता हूँ कि जो जागरूकता हम कहते हैं, वो जागरूकता है कि सोन चिड़िया का नाम है, वो क्या है? हम जागरूकता है क्या? अब हम सभी को लगता है कि हम जागरूक हैं। एक होता है, एक आपका नॉलेज होता है, एक आपका होता है एक एप्रीहेंशन ऑफ नॉलेज होता है। वन इज इंटेलेक्चुअलिज्म, वन इज सीडो इंटेलेक्चुअलिज्म। वो भेद जो है, एक आपका ज्ञान होता है, एक आपका विजडम होता है। अब विजडम वाले लोग जो हैं वो अपने आप सेल्फ रेगुलेटेड होते हैं, उनके लिए हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। जो ज्ञान वाले लोग हैं, जो सोशल मीडिया पे ज्ञान देते हैं, हमें आके यहाँ पे बताते हैं कि प्रशासन ने ये किया वो किया, उन लोगों से निपटना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार जो है पुलिस ऐसे गुणी ज्ञानी लोगों के ऊपर कई बार सख्ती की, और उन लोगों ने फिर, अब आज सोशल मीडिया का ज़माना है, मीडिया का ज़माना है, उन्होंने काफ़ी विरोध किया। हम कोरोना महामारी के बारे में चिंतित रहते थे और
उसके साथ साथ में फिर ऐसे गुणी ज्ञानी लोगों को हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक उन्हें समझाना पड़ता था। कई बार ऐसा होता था कि यहाँ केसेस आ रहे हैं, वहाँ बाज़ार में आपकी अफवाहें फैल गई हैं कि आज तो जी चंबा का केस आ गया, आज तो पूरा चंबा सील होगा, और वहाँ पे ये गुणी ज्ञानी लोग हैं, ये इनको हम हाथ जोड़ के मना रहे हैं, यहाँ बिठा के उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं। तो ये जो घटनाक्रम है थोड़ा सा उस तरह के कई हुए। तो इसीलिए मैं कभी कभी कहता हूँ कि एज ए सोसाइटी, मैं हमेशा ये कहता हूँ, और मैं भी इसी सोसाइटी का हिस्सा हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि, और जो भी बात है मुझे ऐसा लगता है बेबाकी से कह देनी चाहिए। कई बार मुझे ये लगता है कि हम एज ए सोसाइटी जो अभी इवॉल्व कर रहे हैं और हम मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं, अभी हम ट्रांजिशन फेज़ में हैं। तो अगर हमें कोई भी बात अभी लगती है तो हमें ये लगता है कि हमें कोई चीज़ जो है किसी को दिखाने के लिए करनी है। मैं ये नहीं कह रहा 100%, मेजॉरिटी हमें ये लगता है कि किसी को दिखाने के लिए करनी है। अगर अभी तो खैर मास्क की बात आ रही है, जब इससे पहले का टाइम है आप बताइए, अगर किसी को हम हेलमेट पहनने के लिए कहते हैं तो उनको लगता है कि हेलमेट जो है चालान से बचने के लिए पहनना है। अभी जो है लोगों को लग रहा है कि मास्क जो है वो डीसी साहब की गाड़ी आ रही है, एसपी मैडम की गाड़ी आ रही है, या पुलिस वाला कोई आ रहा है तो उनसे बचने के लिए करना है। तो ये चीज़ जो है, मतलब हम कॉपी करते हैं दूसरों को, बट जो असली चीज़ है उसको हम सीखते नहीं हैं, और ये कैसे सिखाना है ये हमारे हाथ से परे है। तो ये जो एजुकेशन है, मैं इसीलिए कहता हूँ जो एजुकेशन है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा एजुकेशन का, वो ये है कि हमें इस तरह के एथिक्स जो है बताए जाए और बच्चों में बचपन से इस चीज़ों को इनकलकेट किया जाए। अभी जो आपके पेरेंट्स हैं, वो पेरेंट्स खुद हमारे बच्चों को उकसाते हैं। अब आप स्कूटियों के ऊपर मैं देखता हूँ 6-6, 8-8 साल के जो लड़के बच्चे हैं, उनको पीछे बैठ के उनके पापा जो हैं वो सिखा रहे हैं, स्कूटीज सिखा रहे हैं। उनके सामने जो है रैपर जो है उससे बाहर फेंक रहे हैं। उनको एक हमारी मोहतरमा थी, वो एक बच्ची को लेके जो है वो कूड़े का बिन लेके जो है वो अपने वहाँ से घर से बाहर फेंक रही हैं। तो सबसे पहले जो ये अवेयरनेस है, ये अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। और हमें ये लगता है कि बड़ा अच्छा होना चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए, बट अभी तक वो मैच्योरिटी वाली भावना है नहीं। तो हम ये, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोरोना महामारी जो हमारी यहाँ पे आई है उसके बाद थोड़ी सी अवेयरनेस जनरेशन हुई है, और कुछ जो है वो सेंसिटाइजेशन सबकी हुई है, और सबको पता लगा है कि ये जो कस्तूरी कुंडल में बसे वो बन वाली जो एक बनों में भटकने वाली जो भटकना है वो लोगों की थोड़ी सी कम हुई है। इसमें मैम ये जो स्ट्रेस और ये जो इंड्यूस हुआ था उसकी वजह से हमारे यहाँ स्ट्रेस बहुत आ गया था लोगों में, उससे लड़ाई झगड़े भी हो रहे थे, बड़ा कुछ हो रहा था, एक डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आ रहे थे। तो उसके लिए स्पेशली एक रिलैक्स चंबियाड़ केयर लाइन हमने बनाई, जिसमें सारे के सारे काउंसलर्स हमने डाले। हर आदमी को कहा किसी को कोई भी समस्या आप उस पर करिए। एक फिर हमने बाद में टोल फ्री नंबर, हमने व्हाट्सएप हेल्पलाइन हमने बनाई, तो उसमें कई तरह के केसेस हमारे पास आए। अब मैं आपको जो अवेयरनेस की बात कह रहा हूँ, एक हमारे व्यक्ति हैं वो चंबा में किसी बाहर के स्टेशन से आए और वो यहाँ आके घूमे फिरे आराम से, सभी के साथ टेस्ट कराने गए तो 4 लोगों के साथ गाड़ी में बैठ के गए, जेसीबी वाले से बातचीत की, उनके साथ उनके घर चले गए, रात को वहाँ उन्होंने 8-10 लोगों ने इन्जॉय किया, और अगले दिन वो पॉजिटिव आ गए भाई साहब। अब जब बाद में उनके आगे देखा तो उनके घर से कोई पॉजिटिव नहीं आया, एक छोटी सी बच्ची पॉजिटिव आ गई, 2 साल की बच्ची। अब वो 2 साल की बच्ची जब पॉजिटिव आई तो हमें बड़ा दुख हुआ, और उस बच्ची के दिल में छेद था, और अब हमें ये समझना है कि हमने उनको कैसे, बच्ची को कैसे हॉस्पिटल लेके जाएं और कैसे अब उसकी क्या सोशल डिस्टेंसिंग करें। अब वो तो माता के साथ आई इनकी, अब माता साथ में आई उनकी, और हम बड़े चिंतित रहे, उसमें बड़े भयभीत भी रहे। फिर ठीक है, बाद में बच्ची नेगेटिव हो गई, अब माता पॉजिटिव रही। अब माता जो है उनकी वो भी गर्भवती थी, माता भी गर्भवती थी, तो वो भी हाई रिस्क ग्रुप में थी। तो इस तरह की बड़ी नर्व रैकिंग किस्म की, फिल्मी किस्म की बहुत चीज़ें हुई हैं। सो उन अनुभवों से हम धीरे धीरे सीखते सीखते यहाँ तक पहुँचे। बिल्कुल, ये बिल्कुल किस्सा मुझे याद है, जब छोटी सी बच्ची कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी तो पूरे मीडिया में भी ये चिंता हो गई थी कि किस तरह से उस बच्ची का क्या होगा। फिर उसके दिल में छेद की बात आई, और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने उनकी सहायता की, ये सारी बातें, जो ये पूरा घटनाक्रम ये बताता है कि सरकार ने कितनी संवेदनशीलता से इस पूरी कोरोना महामारी को जो है हैंडल किया है। खास करके चंबा ज़िला के उपायुक्त के रूप में आप बधाई के पात्र हैं, जिस तरह से आपने कोरोना महामारी के दौरान निर्णय लिए और कोशिश की कि जनता को इससे बचाया जा सके। भाटिया जी, आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।